आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वाक्य व्यवस्था के बारे में। तो यदि हमें अपनी बात किसी के सामने रखनी है और हम अपनी बात को दूसरे को कह देते हैं तो उसे वाक्य कहेंगे। जैसे ग्वाला गाय का दूध बाल्टी में निकाल रहा है, तो हमने यहाँ पे अपनी बात एक वाक्य के रूप में कह दी। अब इसी को अगर परिभाषा के रूप में देखें तो वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है। यदि आपने अपने विचार या भाव को व्यक्त करना है तो उसको आप एक वाक्य के रूप में भाषा के माध्यम से प्रकट करोगे। अब वाक्य में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि वाक्य पदों को उचित क्रम में रखने से बनता है। दूसरा, वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। तीसरा, वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करता है। अब यहाँ पे हम वाक्य संरचना के बारे में जानेंगे। तो वाक्य संरचना दो प्रकार से होती है, अंग से और पदक्रम से। अब जो वाक्य के अंग हैं उनमें प्रथम है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब यहाँ पे उद्देश्य के बारे में जानते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे सोहन के विषय में कहा जा रहा है कि वह पुस्तक को पढ़ रहा है, इसलिए वाक्य में सोहन उद्देश्य है। दूसरा विधेय। विधेय का अर्थ होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए आप, उद्देश्य के बारे में हमने कहा, उदाहरण नीलिमा खेलेगी। तो नीलिमा हमारा उद्देश्य है, उसका विधेय है खेलना। तो यहाँ पे नीलिमा के बारे में कहा गया है कि नीलिमा खेलेगी। इसी प्रकार अगला हम वाक्य के दृष्टि से, वाक्य की रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमने जाना सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अब सर्वप्रथम हम सरल वाक्यों के बारे में जानेंगे। तो जो सरल वाक्य है उसकी परिभाषा जाने तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नरेश बांसुरी बजाता है। अब यहाँ पे उद्देश्य नरेश है और बांसुरी बजाना उसका विधेय है, तो ये हमारा सरल वाक्य का उदाहरण होगा। दूसरा संयुक्त वाक्य। अब जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से जुड़े होते हैं उसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे रात हुई और तारे खिले। अब यहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्य हैं, रात हुई और तारे खिले। अब जो ये दो वाक्य हैं इनको जोड़ने के लिए और योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब संयुक्त वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें और, परंतु, किंतु, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा आदि योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा है मिश्र वाक्य। अब जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े रहते हैं उसे हम मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने कहा कि शोर मत करो। अब यहाँ पर जो मुख्य वाक्य है मैंने कहा और इसका आश्रित उपवाक्य है शोर मत करो, तो इसको जोड़ने के लिए कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब जो आश्रित उपवाक्य है या हम जिसको मिश्रित उपवाक्य कहते हैं वह भी तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। अब अगला है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक। तो सर्वप्रथम विधानवाचक वाक्य के बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति में के विषय में जो बात कही जाती है वह सामान्य बात है। जैसे चंद्रमा चमकता है, धूप में बड़ी गर्मी है। यहाँ पे ये विधानवाचक वाक्य के उदाहरण है। अब अगला है निषेधवाचक। अब जिन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट किया जाता है, अर्थात
नहीं का बोध होता है जहाँ पे, वहाँ पे हमारा निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं नहीं जा सकूँगा या मैं नहीं खा सकूँगा। अब आज्ञावाचक, तो आज्ञावाचक जो वाक्य होता है उसमें किसी को आप परमिशन दोगे या आज्ञा दोगे, तो जैसे रुकने के लिए या किसी को कोई काम करने के लिए आज्ञा दी काम नहीं करने के लिए आज्ञा दी जाती है तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ मत रुकिए, यहाँ मत जाइए। फिर चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है या पता चलता है जिनसे, उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, जिससे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर है विस्मयवाचक। अब जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है अर्थात जिनसे पता चलता है, उसको हम विस्मयवाचक उपवाक्य कहेंगे। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, ओ कैसे बादल उमड़ आए हैं। फिर छठा है संकेतवाचक। अब जिन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पे निर्भर करता है उसको हम संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। जैसे जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी। दूसरा उदाहरण देखिए इसी का, जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। तो यहाँ पे हमें संकेत का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। अगला है इच्छावाचक, जहाँ पे आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हो या कामना कर रहे हो। जैसे ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे। यहाँ पे आप इच्छा कर रहे हो कि दूसरे से कि ईश्वर आपकी सहायता करे, तो ये इच्छावाचक उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे इसका एक और उदाहरण सुनिए, तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो। फिर आठवां है संदेहवाचक। अब जिन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कदाचित आज वह नहीं आएगा, शायद उसे कल बुखार था, या हो सकता है वह समय पर न आ सके। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने जाना कि जैसे हम किसी बात को कहने के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है, और वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब अगला है आज की कक्षा में हमने जाना कि ऐसे पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है जिसे वक्ता का आश्रय प्रकट होता है। वक्ता अर्थात जो बोलने वाला है। फिर वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक और विस्मयादि बोधक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।